उठो चलो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के इसी सुविचार के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया, आपके प्रदेश और आपके शहर की हर बड़ी खबर से आपको अपडेट करेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नक्सलियों सीआरपीएफ के बीच मुठभेड़, जवानों के हेलीकॉप्टर पर नक्सलियों ने की फायरिंग। जवाबी हमले में पुलिस ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज, युवा दिवस पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आगाज करेंगे पीएम मोदी। खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान भी होगा शुरू। इधर विवेकानंद स्मारक का लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और अंतिम दिन। औद्योगिक निवेश बढ़ाने को लेकर 9 सत्रों में होगी चर्चा। पहले दिन निवेशकों ने जी भरकर खोली तिजोरी। धमतरी में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम भूपेश बघेल। जनता को विकास कार्यों की भी देंगे सौगात। बस्तर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ लगेगा रासुका। सरकार ने जारी किया आदेश। धर्मांतरण पर भड़की हिंसा को देखते हुए लिया फैसला। ब्यूरोक्रेट्स के भड़काऊ भाषण वाले आरोप पर साध्वी की सफाई। कहा, मैं संविधान और कानून का पालन करती हूं। जनता पहचानती है क्या सही और क्या गलत। जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज की राजा पटेरिया की जमानत याचिका। कोर्ट की टिप्पणी, सुर्खियों में आने के लिए नेताओं का आपत्तिजनक बयान देना बन गया है फैशन। भोपाल में करनी सेना का आंदोलन खत्म। 18 मांगों को लेकर सरकार ने बनाई कमेटी। आरक्षण सहित 4 मांगों पर कोई चर्चा नहीं। जबलपुर में ट्रक से पकड़ाई गांजे की बड़ी खेप। 37 लाख का 185 किलो गांजा जब्त। ड्राइवर गिरफ्तार। कीटनाशक के बीच छुपाया हुआ था पैकेट। और जनवरी में हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल। भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और आज बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बस्तर की खबर के साथ। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नक्सली कमांडर हिरमा को टारगेट में रखकर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने बुधवार को एक ऑपरेशन किया है। सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पर हुए इस ऑपरेशन में नक्सलियों को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया। सीआरपीएफ ने देर रात प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जवानों के घायल होने की खबर से हालांकि इनकार किया है। वहीं सीआरपीएफ के मुताबिक एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से जवानों को फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजा जा रहा था। इस दौरान एल्मागुड़ा में नक्सलियों और कोबरा जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों को भारी पड़ता देखकर हालांकि नक्सली यहां से फरार हो गए। उधर नक्सलियों ने पर्चा जारी कर एयरफोर्स पर एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया। बता दें कि इसके पहले नक्सली 2 बार एयर सर्जिकल स्ट्राइक का आरोप लगा चुके हैं और एक बार फिर से नक्सलियों ने ये आरोप लगाया है। लेकिन इधर सीआरपीएफ ने देर रात एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। आपको बता दें कि जवानों को कोई नुकसान नहीं होने की बात इस विज्ञप्ति में सीआरपीएफ के द्वारा कही गई है। नक्सलियों ने एयर स्ट्राइक की दूसरी तरफ बात कही है। तो सुकमा, बीजापुर, तेलंगाना बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन। नक्सली पहले भी हालांकि 2 बार एयर स्ट्राइक का आरोप लगा चुके हैं और इस बार भी नक्सलियों ने पर्चा जारी कर कुछ इसी तरह का आरोप जरूर लगाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बस्तर से सामने आ रही है। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी कार्रवाई की खबर से यहां पर हड़कंप है। नक्सली कमांडर हिरमा को टारगेट में रखकर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने कल रात एक ऑपरेशन किया। सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पर यह ऑपरेशन किया गया है जिसमें नक्सलियों को भारी नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया और सीआरपीएफ ने देर रात प्रेस विज्ञप्ति इस पूरे मामले में जारी किया और जारी करके जवानों के घायल होने की खबर से इनकार किया है। सीआरपीएफ के मुताबिक
एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से जवानों को फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजा जा रहा था और इसी दौरान एल्मागुड़ा में नक्सलियों और कोबरा के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों को भारी पड़ता देख हालांकि नक्सली यहां से फरार हो गए, लेकिन बाद में नक्सलियों ने एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया। नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया और एयरफोर्स पर एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया। आपको यह भी बता दें कि इसके पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है जब नक्सलियों ने एयर सर्जिकल स्ट्राइक का आरोप लगाया है। बस्तर में पुलिस नक्सलवाद के खिलाफ पिछले 2 दशक से अभियान चला रही है, लेकिन पुलिस के लिए 2022 सबसे कामयाब साल रहा। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 68 मुठभेड़ हुई है, जहां पर 30 नक्सली जहां मारे गए, वहीं 9 जवानों की भी शहादत हुई। 415 नक्सलियों ने अब तक आत्मसमर्पण किया साल 2022 में, साथ ही 290 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं अंदरूनी इलाकों में पुलिस ने 4 साल में 54 कैंप खोले और इनमें से 18 कैंप 2022 में खोले गए हैं। नक्सल प्रभावित कोर एरिया में बनाए गए हैं, जो कि माओवादियों के गढ़ हैं, जहां पर लंबे विरोध के बावजूद भी पुलिस ने हर कैंप को स्थापित करने में कामयाबी पाई। तो इस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ सबसे सफल साल आप 2022 को कह सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच इस 1 साल के अंदर ही 68 मुठभेड़ हुई है, जिसमें नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि 30 नक्सली जहां पर मारे गए, वहीं कई नक्सलियों ने इस साल में आत्मसमर्पण किया है। आंकड़ों की बात करें तो 415 नक्सलियों ने इस साल में सरेंडर किया, यानी 2022 में सरेंडर किया। वहीं सबसे बड़ी बात यह कि लगातार पुलिस कैंप्स खुले हैं और अंदरूनी इलाकों में, यानी कि घोर नक्सल एरिया जो है, वहां पर सुरक्षा बल कैंप खोलने में कामयाब रहा। हालांकि लगातार विरोध का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद ऐसे कुछ एरियाज हैं, ऐसे 18, अगर आंकड़ों की बात करें तो 18 ऐसे कोर एरियाज हैं जहां पर पुलिस कैंप खोलने में पुलिस सफल रही है। यदि नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, वर्ष 2022 बस्तर संभाग पुलिस एवं सुरक्षा बल के लिए काफ़ी निर्णायक है, महत्वपूर्ण रहा। इस अवधि में पूरा विगत 20 वर्ष में कम शहादत वाला वर्ष रहा। 9 हमारे साथी लोग अलग अलग विभिन्न अभियान के दौरान शहादत हुआ, उनके सबको शहादत नमन करते हुए हम आने वाले समय के ये संकल्प ले रहा है, इसमें और भी कमी होनी चाहिए। तो बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ जहां 2022 एक बड़ा साल रहा है, एक कामयाब वर्ष रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कल की अगर बात करें तो नक्सली कमांडर हिरमा को टारगेट में रखकर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। इस एक्शन पर तमाम जानकारी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, एक बड़ा एक्शन लिया गया है, लगातार कोशिश यही रही है कि हिरमा को किसी तरह से गिरफ्त में लिया जाए और यही कोशिश, इसीलिए फिर से एक बार एक्शन लिया गया। लेकिन इस बार जैसे पहले भी नक्सलियों ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस जो है वो एयर स्ट्राइक कर रही है और फिर से एक बार उसी तरह का आरोप, लेकिन दूसरी तरफ सीआरपीएफ का कहना कि एयरफोर्स के प्लेन को इन्होंने टारगेट किया। जी हाँ, देखिए सीआरपीएफ की तरफ से बयान आया है और क्योंकि ये सुबह से ही इस बात की हलचल थी कि एक बड़ा अटैक हुआ है, पहले माओवादी इलाके में एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है, उनकी मौजूदगी ड्रोन के जरिए डिटेक्ट लंबे समय से की जाती रही है। तो यहाँ पर ये हमला करने की कोशिश के दौरान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पर गोलियां लगी हैं और जवान भी घायल है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर देर शाम तक पुष्टि नहीं की गई। और बाद में सीआरपीएफ ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा है कि उसके पूरे जवान सुरक्षित हैं और ये हमला तब हुआ जब वो एक फॉरवर्ड बेस, जो कि एल्मागुंडा, मिनपा, इस तरह की जगह जहां से नक्सलियों के खिलाफ सीधे ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं, इन नए कैंप में शिफ्टिंग के दौरान अचानक गोलीबारी माओवादियों की तरफ से की गई और जवाबी हमले में माओवादी मौके से भाग गए। खास बात यह कि दिन भर की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान माओवादियों की तरफ से भी पर्चा आ गया और माओवादियों ने दावा किया है कि उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है और कई जगहों पर बीते 1 महीने से लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, जो कि बटालियन नंबर 1 का इलाका है। और ये बात एकदम साफ है कि यहाँ पर बहुत से ऑपरेशन लगातार फोर्स की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक की बात है, इसको लेकर दुविधा की स्थिति है और सीआरपीएफ और पुलिस ने इसे खारिज किया है। जिस तरह से मुठभेड़ भी हुई है कोबरा बटालियन और माओवादियों के बीच, तो इसमें नक्सलियों को कोई नुकसान की कोई खबर नहीं? देखिए, इसमें माओवादियों को तो नुकसान की बात सामने नहीं आई है तथ्यात्मक तौर पर, लेकिन दोनों पक्षों से काफी गोलीबारी हुई, क्योंकि कोबरा के जवान स्पेशली ट्रेंड हैं माओवादियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के लिए। तो इस बात की संभावना है कि जरूर उनको भी नुकसान हो सकता है इसका, लेकिन माओवादियों ने भी अपने पत्र में इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उनको इसकी वजह से नुकसान हुआ है।
लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि इस इलाके में लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, जिससे जो आसपास गतिविधियां हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो कल जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई और जिस तरह से पुलिस जवानों की ओर से भी और उसके साथ ही नक्सलियों की ओर से भी पर्चे जारी किए गए हैं, ये कहा जा सकता है कि आज का दिन भी काफी सेंसिटिव बस्तर के लिए रहने वाला है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश। तो लगातार बस्तर पर IBC 24 की नजर रहेगी, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त रुक कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, जहां इंदौर में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए 9 सत्रों में निवेशकों से चर्चा की जाएगी। इन सत्रों में मध्य प्रदेश की खूबियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बता दें कि सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक मध्य प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। वहीं दोपहर 12:15 बजे से 1:15 बजे तक 4 सेशन अलग अलग कक्षों में होंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज समापन होगा 1 बजे तक 4 सेशन अलग अलग कक्षों में होने जा रहे हैं। इन सत्रों में खासतौर पर भारत की 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान, एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में संभावनाएं, मैन्युफैक्चरिंग को गति देने में मध्य प्रदेश का योगदान, शिक्षा और कौशल विकास पर मध्य प्रदेश में बेहतर निवेश की संभावना के विषय पर निवेशकों के बीच चर्चा हुई। और अब बात करेंगे युवा दिवस की। तो आज युवा दिवस है और इस मौके पर कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर होने वाला ये प्रोग्राम 16 जनवरी तक जारी रहेगा। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से 30,000 युवा शामिल होंगे। बता दें कार्यक्रम की थीम विकसित युवा विकसित भारत रखी गई है और इसके साथ ही देश भर के ऐसे युवा जिन्होंने बेहद उत्कृष्ट कार्य किया है उनका सम्मान भी किया जाएगा। तो 30,000 युवा महोत्सव में सम्मिलित होने वाले हैं। आज इसकी शुरुआत होगी। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है जो कर्नाटक के हुबली में आज शुरू होने जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज इस युवा महोत्सव का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसमें हजारों की संख्या में युवा इस महोत्सव में सम्मिलित होंगे और कई युवाओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए आज प्रधानमंत्री के हाथों नवाजा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर आज से खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सुबह 10 बजे अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के तहत अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं की जाएंगी। 31 जनवरी तक आयोजित इस अभियान में खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, सतोलिया पिड्डू, रस्साकसी और कलाई कुश्ती जैसे खेल आयोजित होंगे। तो भाजयुमो का खेलेगा मध्य प्रदेश अभियान आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें कई प्रतियोगिताएं आयोजित होने वाली हैं। आज भाजयुमो इसकी शुरुआत करेगा। इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में की जा रही है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें युवा भाग लेंगे। सुबह 10 बजे इस अभियान की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा करेंगे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आबादी के लिहाज से भारत दुनिया के सबसे ज्यादा युवा वाला देश है। IBC 24 देश की युवा शक्ति को इस मौके पर शुभकामनाएं देता है। संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी जलती है। रगों में उबाल, कुछ कर जाने का जुनून, दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की ख्वाहिश और
असंभव को संभव कर देने का हौसला, ये युवा होने की निशानी होती है। आज वो तारीख है जो देश के युवाओं को समर्पित है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज का दिन युवा शक्ति को सम्मान का दिन है। आज का दिन स्वामी विवेकानंद के नमन का दिन है। साल 1984 में देश ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की स्मृति में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का फैसला किया। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद के विचारों को जानना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठ जाओ और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हमारा देश आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा युवा की तादाद वाला देश है। देश की युवा शक्ति ने साबित किया है कि हम विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। हमारा भूतकाल और वर्तमान ऐसे युवाओं के नाम से भरा पड़ा है जिन्होंने इतिहास रचा है। शहीद भगत सिंह से लेकर सुंदर पिचाई तक हमारे पास सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। हमारा इतिहास शहीद युवाओं के नाम भरा है, तो हमारे वर्तमान का प्रतिनिधित्व मैनेजमेंट और आईटी के होनहार युवा कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने जो पाया है उससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। अभी हमारे देश की युवा शक्ति को संभावनाओं के और द्वार खोलना है, सफलता के नए मुकाम बनाना है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन IBC 24 देश के युवाओं को सलाम करता है। बात करेंगे कुछ और खबरों की। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार गौशालाओं को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल प्रदेश में स्मार्ट गौशालाएं बनाई जाएंगी और इसके लिए सरकार ने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। 5 विभाग स्मार्ट गौशालाओं का खाका तैयार करेगी। इसके अलावा बड़े गौ अभ्यारण्यों के निर्माण का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में गौशालाओं के लिए जो प्लान तैयार किया गया था वो फेल था। अब गौ संरक्षण और संवर्धन की दिशा में सरकार काम कर रही है और इसमें PPP मॉडल पर हाईटेक गौशालाओं और गौ अभ्यारण्य के लिए सरकार काम करेगी। इसमें एनजीओ की मदद भी ली जाएगी। वहीं नए प्लान में सरकार गोबर और गौमूत्र खरीदी की योजना भी बना रही है। जो इस प्रकार की गौशालाओं पर काम करते हैं तो सरकार उनके साथ PPP मोड पर आगे बढ़ने को तैयार है। कुछ अन्य प्रकार की योजनाएं हो सकती हैं, गोबर सरकार खरीद सकती है या गौमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार का भी कई चीज़ों को लेके माननीय CM साहब विस्तृत चर्चा करके इस पर निर्णय कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात कर रायपुर स्मार्ट सिटी के कामकाजों को लेकर शिकायत की है। भाजपा के डेलीगेशन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार की लिस्ट के साथ जांच के लिए केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं भाजपा के डेलीगेशन में लोकसभा सांसद सुनील सोनी, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद भी शामिल रहे। हम आपको रायपुर में साइंस कॉलेज के मैदान पर रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौपाटी का निर्माण किया जा रहा है। इस चौपाटी को लेकर राजेश मूणत अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं बता दें कि इस मामले में हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है। इसके साथ ही भाजपा ने इस चौपाटी के अलावा स्मार्ट सिटी के सभी कामों में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दें, जबलपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह लिखा है कि सुर्खियों में आने के लिए नेताओं का आपत्तिजनक बयान देना एक फैशन बन चुका है। कोर्ट का यह भी कहना है कि राजा पटेरिया को जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने पटेरिया को 30 दिन बाद किसी सक्षम न्यायालय आवेदन फिर से लगाने की छूट जरूर दी है। बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पन्ना के पवई में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। देश के 100 से अधिक पूर्व नौकरशाही ने कथित भड़काऊ भाषण देने के लिए भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। मामले पर पहली बार साध्वी ने बयान दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उनका कहना है कि मैं संविधान और कानून का पालन करती हूं। जो वर्तमान में सर्विस में है उन्होंने तो कभी शिकायतें नहीं की। वहीं जनता सही गलत को पहचानती है, ये भी उनका कहना है। देश में तमाम विचारधारा के लोग रहते हैं। अगर मैंने महिला सुरक्षा के लिए उनके अधिकारों को याद दिलाया तो इसमें उनको तकलीफ होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सदस्यता रहे तो खुश हो जाएंगे, मेरी सदस्यता चली जाए तो वो खुश हो जाएं, इसकी मुझे परवाह नहीं। मैं संविधान का, कानून का पूर्ण पालन करती हूँ।
ऐसा है, देश में तमाम प्रकार के तमाम विचारधारा के लोग रहते हैं और यदि मैंने महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा के लिए यदि उनके अधिकारों को याद दिलाया तो इसमें उनको तकलीफ होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सदस्यता रहे तो वो खुश हो जाएंगे या मेरी सदस्यता चली जाए तो वो खुश हो जाएंगे, इसका मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती। इधर राजधानी भोपाल में 21 सूत्रीय मांग को लेकर करनी सेना का अनिश्चितकालीन आंदोलन खत्म हो गया है। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया आंदोलन स्थल पहुंचे और करनी सेना से संवाद किया, जिसके बाद जूस पिलाकर बीते 8 जनवरी से आमरण अनशन कर रहे करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर सहित अन्य लोगों का अनशन उन्होंने खत्म करवाया। मंत्री भदौरिया ने यह भी बताया कि 18 मांगों पर सरकार के साथ सहमति बन चुकी है। वहीं मांगों को लेकर 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी तो दूसरी ओर करनी सेना की भी कमेटी होगी। वहीं 2 महीने के अंदर दोनों ही कमेटियों के बीच बैठक की जाएगी। हालांकि SC/ST एक्ट के तहत जांच के बाद गिरफ्तारी, सवर्ण और पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए SC/ST एक्ट के समान विशेष कानून और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश के हित के लिए जो भी आवश्यकता होगी वो सब मांगों पे विचार होगा, लेकिन विधि व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्थाओं की जो डिमांड्स है उस पर सरकार हमेशा चिंता करती है, सभी वर्गों की चिंता करती है, इसलिए करनी सेना की भी चिंता करती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो किसानों की घोड़ा रोध की समस्या थी, GST की समस्या थी, किसानों के उपकरण की, ऐसी ही हमारी 18 मांगों पर सहमति बनी है और उन्होंने कहा है कि 2 महीने में इनको पूरी कराएंगे। हमने भी यही कहा है कि यदि आप पूरी कराते हैं इसको तो हम आपका दिल खोल कर स्वागत करेंगे। अभी हमने स्वागत करा है कि उन्होंने हमको लेटर दिया लिखित में कि आपकी जो 18 सूत्री मांगे हैं इन पे हमारी सहमति है। और बात खेल जगत की। भारत श्रीलंका वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार को कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया के पास श्रीलंका के खिलाफ लगातार 10वीं वनडे सीरीज जीतने का मौका होगा। भारतीय टीम वनडे सीरीज में श्रीलंका से पिछले 26 साल से नहीं हारी है। उसे आखिरी हार 1997 में मिली थी। वहीं इस मुकाबले में विराट कोहली के बाद पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका भी होगा। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका में एयरपोर्ट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कंप्यूटर सिस्टम में अचानक आई तकनीकी खराबी के बाद सभी उड़ानों को रोक दिया गया। हालांकि कुछ घंटे के बाद धीरे धीरे फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने लगा। वहीं फेडरल एविएशन एजेंसी के मुताबिक नोटाम यानी कि नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम फेल हो जाने की वजह से इमरजेंसी आई। आपको बता दें कि नोटिस टू एयर मिशन के जरिए ही फ्लाइट्स को टेक ऑफ या फिर लैंडिंग की जानकारी मिलती है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए हमर बानी हमर कोट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।